क्वेश्चन नंबर 11 इनकम टैक्स आरबीटी बुक से है, अदर सोर्सेज है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है श्री चंद्र प्रकाश जोशी के पास 1 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित विनियोग थे। तो इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो इन्वेस्टमेंट दे रखा होता है तो अपने को परसेंटेज से इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती है। जैसे सबसे पहले है 20,000 10.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन, तो टैक्सेबल है। कितना कैलकुलेट करोगे इसका? 2100 रुपये। नंबर 2 10,000 17% डिबेंचर ऑफ बिरला शुगर मिल्स लिमिटेड लिस्टेड, कितना होता है? 1700, ये भी टैक्सेबल। फिर उसके बाद में 15,000 12% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ बिरला शुगर मिल लिमिटेड, तो ये भी टैक्सेबल और ग्रॉस अप करेंगे। फिर उसके बाद में 8,000 12% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ जोधपुर म्यूनिसिपल, तो ये भी टैक्सेबल और क्रॉस अप करेंगे क्योंकि इसमें भी टैक्स फ्री शब्द है। फिर आता है आपके 10,000 10% टैक्स फ्री, फिर से टैक्स फ्री है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, तो टैक्सेबल भी करेंगे और क्रॉस अप भी करेंगे। 15,000 16% डिबेंचर ऑफ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, टैक्सेबल करेंगे। 10,000 14% बॉन्ड ऑफ महाराष्ट्र महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, केवल टैक्सेबल करेंगे। और 20,000 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशूड, ये टैक्सेबल होता है। अब आगे देखते हैं। सोलह 4/2020 को राष्ट्र बचत पत्र अष्टम निर्माण, ये जो अभी आया था ना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 इशू, ये परिपक्व होने पर 30,470 रुपये प्राप्त हुए। तो आपने जमा कितने कराए थे? 20,000, मिले कितने? 30,000। तो डिफरेंस कितना हुआ? 10,470, ये इंटरेस्ट हुआ। सही है ना? 20 तो आपने खुद नहीं जमा कराए थे, तो वो इनकम थोड़ी, इनकम तो वो है जो आपको एक्स्ट्रा मिला। तो एक्स्ट्रा आपको 10,470 मिला, ये आपके इंटरेस्ट हो गया। अब ये जो है ना 10,470, वो आपके क्या हो जाएगा? रिसीव्ड मानी जाएगी। क्या माना जाएगा? रिसीव्ड। क्लियर? आगे आयकर के उद्देश्य के लिए इन पर ब्याज प्रतिवर्ष उपार्जित माना जाता है, यानी हर साल ब्याज उपार्जित मानते हुए 100 रुपये पर चौथे वर्ष का ब्याज 31 पांचवें और अंतिम वर्ष का ब्याज 12.30 है। तो ये 12.30 को आपको गुणा करनी है, जिससे 12.30% हो गया। ये 20,000 से गुणा करो, कितना होता है? इस पे राइट लगा लेना। अंतिम वर्ष क्यों कहा? क्योंकि ये मैच्योर हो चुका है, परिपक्व 5 साल में होता है। कितना आता है? 2,460, ये इनकम है। अब आपके रिसीव्ड तो लिखा जाएगा 10,470, क्योंकि परिपक्व हो गया, यानी मैच्योर हो गया। तो जब मैच्योर होता है तो सारा ही पैसा मिल जाता है, ठीक है ना? पर इनकम इसकी कितनी मानी जाएगी? 2,460 रुपये मानी जाएगी, क्योंकि इनकम हर वर्ष टैक्सेबल हो जाती है, तो हर वर्ष के हिसाब से होती है। और इसका ईयर जो है वो 5वां है। ये कैसे पता चला कि परिपक्व हो गया? मैच्योर 5वें साल में होता है, तो 5 साल पूरे हो गए। पॉइंट समझ में आ गया पहले बच्चों पूरा? अब आगे उन्होंने 1 सितंबर 2020 को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के ऋण पत्र 16,000 रुपये ब्याज सहित बेच दिए। ऊपर देखो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आया हुआ था, कितने के थे? 15,000। तो उसको वो कहता है कि 16 करोड़ ब्याज सहित बेच दिया, तथा 25,000 रुपये का मध्य प्रदेश सरकार का 12% ऋण उसी दिन ब्याज रहित, अंडरलाइन करना, इसमें ब्याज सहित बेच दिया और यहाँ पे ब्याज रहित खरीद लिया। इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, जब आप ब्याज सहित बेच देते हो, बेच दिया तो अब आपके पास वो है नहीं, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जब आप खरीदते हो ब्याज रहित, तो इसमें आपको अगला जो ब्याज है वो भी आपको नहीं मिलता, क्योंकि खरीदा तो आपने है लेकिन ब्याज रहित खरीदा है, तो नेक्स्ट इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। आगे क्रय विक्रय पर दलाली वगैरह का खर्च 400 रुपये हुआ। इसके लिए उसने अपनी पत्नी से 10,000 रुपये का 13% वार्षिक ब्याज पर उधार लिए, जो उसे स्त्री धन से दिए थे। तो इसमें इंटरेस्ट लेस कर दिया जाएगा, लेस इंटरेस्ट हो जाएगा। और टाइम पीरियड जो है वो 1 सितंबर से लेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च
7 महीने का ब्याज आपको माइनस करना है स्त्री धन में से। अपनी पत्नी से भी लोन लेता है तो ब्याज दिया जा सकता है। आगे, समस्त प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान खाते में जमा होने वाले चेक द्वारा 1 जून और 1 दिसंबर को किया जाता है। बैंक ने संग्रहण किए गए ब्याज पर बैंक खर्च के रूप में 2% कमीशन वसूल किया है। उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए श्री चंद्रप्रकाश जोशी के अन्य साधनों से कर योग्य आय की गणना कीजिए। बस ये ब्याज की डेट कौन सी है? 1 जून और 1 दिसंबर। ये एक ट्रांजैक्शन है ना, मिड ऑफ द ईयर में हुआ था, 1 सितंबर वाला। तो सितंबर वाले में जो हमारे पास ये 16,000 थे ना, इस पे 6M लिख दो। 6 महीने का ब्याज तो इसको मिल जाएगा। कौन से वाला? जून वाला, ठीक है ना। पर दिसंबर वाला इसको नहीं मिलेगा क्योंकि इसने ब्याज सहित बेच दिया। और ये भी हमने सितंबर में ही खरीदा था, तो इस पे पीछे वाला तो जा चुका है और अगला दिसंबर वाला ब्याज इसे मिलेगा नहीं क्योंकि इसने ब्याज रहित खरीदा था। तो इस पे कोई ब्याज की गणना नहीं की जाएगी इस 25,000 पर। ये इसका गणित ये है। जो ब्याज की डेट होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, इसको देखना है। अब आप देखो 1 जून और 1 दिसंबर के बीच में है सितंबर, ठीक। तो जो हमने बेचा उस पर केवल जून वाला मिला क्योंकि हमने ब्याज सहित बेच दिया। तो अगला ब्याज अपने को कैसे मिलेगा जब हमने बेच ही दिया है उसको। और जो खरीदा उसमें अगला ब्याज इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो हमने क्या करा, ब्याज रहित खरीदा है। ये देखो लिखा हुआ है ब्याज रहित, है ना, एक्स इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। ब्याज सहित कम इंटरेस्ट, ब्याज रहित एक्स इंटरेस्ट। तो ये आपके इस तरीके से है, तो ये इस पे मिलेगा नहीं। बाकी सारा सवाल सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 कॉलम से अपने को करना है और ये आपका हो गया इंग्लिश में सारा क्वेश्चन इसी तरीके से। पेपर में देखो 2004, 2007, 2010 में पूछा गया है, तो बार बार पूछा जाता है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्यूशन के लिए 2 कॉलम बनाने हैं, एक रिसीव्ड का और एक टैक्सेबल का। रिसीव्ड हम जो 2% बैंक चार्ज लेंगे उसके लिए बनाया जाता है, जबकि मेन सवाल हमारा टैक्सेबल में लिखा जाएगा जो क्रॉस अप करने के बाद में क्रॉस अमाउंट से आता है। तो सबसे पहले इसमें आपके लेते हैं 10.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन, तो वो आपके 20,000 का 10.5% कैलकुलेट करना है। तो 20,000 इंटू 10.5 कितना होता है? रिसीव्ड 2100 हुआ और टैक्सेबल भी 2100 है। दोनों तरफ सेम अमाउंट आएगी बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद में 10,000 17% डिबेंचर ऑफ, क्या लिखा है, बिरला शुगर मिल्स लिमिटेड, ठीक है। तो वो आपके बिरला शुगर मिल्स लिमिटेड से 2,000 की इनकम बताता है। लिखे नंबर 2 कितना परसेंट है? 17% डिबेंचर ऑफ बिरला शुगर मिल। तो इसमें आपके कितने हजार का इन्वेस्टमेंट है? हाँ बेटा, 10,000 इंटू हो गया 17%, कितना होता है? हाँ बेटा, तो इधर भी 1700 लिखो, इधर भी 1700 लिखो। ये लिस्टेड था ना? हाँ बेटा, लिस्टेड होता है ना, तो उसको क्रॉस अप नहीं करते हैं, लिमिट होती है उसकी। नंबर 3, उसके बाद में आपके दे रखा है जोरा शुगर मिल लिमिटेड अनलिस्टेड। तो यहाँ पे लिखिए 12% टैक्स फ्री डिबेंचर। टैक्स फ्री आता है तो क्रॉस अप अपने आप ही होता है। डिबेंचर ऑफ जोरा शुगर मिल, जोरा शुगर मिल, ये आपकी कितनी का है? 15,000 इंटू 12% कितना होता है? 1800। तो यहाँ लिखना है, फिर इंटू आपको इसको करना है 100/90.5 है, 92.5 है, 90 से
$92.5 करो तो 100/92.5 कितना? 1946। और अगर हम इसको इससे करें 90 से तो कितना आता है? ठीक है, एक तो कितना होता है? 1946। अगर ये 1946 मतलब अगर 92.5 से नहीं करें तो साइड में आप लिख लो 2000 होता। 90% जो होता है ना 100/90 से, तो साइड में लिख के रख लेंगे। नेक्स्ट 4th पॉइंट, अगला क्या दे रखा है? जोधपुर म्युनिसिपल। तो इसमें आपके लिखें कितना परसेंट है? 12%। किस पे है? टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ जोधपुर। तो टैक्स फ्री को अंडरलाइन कर दो, डिबेंचर ऑफ जोधपुर म्युनिसिपल, तो जेएम लिख दो। कितना है? तो 8000 इंटू 12 960। यहाँ तो लिखो 960 इंटू 100/92.5 1038। अदरवाइज कितना होता? 1000 90 से करते तो 1067। ठीक है, आगे 5वां पॉइंट। नेक्स्ट आपके अगला दिया हुआ है पोर्ट ट्रांसपोर्ट है, वो भी टैक्स फ्री है। कितना परसेंट है? 10% टैक्स फ्री पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड। कितने का है? 10,000 का है इंटू 10% कितना होता है? हाँ बेटा 1000 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में इधर कितना आएगा? 100/92.5 1081। छठा, यहाँ पे राउंड में लेते तो कितना आता? 90 से 11 अंतर आते हैं। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है 16% डिबेंचर ऑफ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। तो 16% डिबेंचर ऑफ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। इसमें कितने 6 महीने का मिलेगा? है ना, नीचे लिखा हुआ है ना, इसको बेच दिया था। तो आपकी कितना है ये टोटल? 15,000 इंटू 16% इंटू 6/12 1200 है ना। और इसमें और तो कुछ है नहीं, 1200। और इस पे टीडीएस का कुछ इश्यू है क्या? हाउसिंग बोर्ड यहाँ पे लिखिए कितना? 1110। ये टीडीएस काटने के बाद हुआ, इसमें आप यहाँ पे नोट कर ले, लेस करना है 7.5% टीडीएस। नेक्स्ट 7वां पॉइंट, अगला क्या है बच्चों? MTNL, ये दोनों तरफ टैक्सेबल ही होता है खाली। कितना परसेंट है? 14%। 14% बॉन्ड्स ऑफ MTNL। तो कितना हुआ? दोनों तरफ से, इसमें टीडीएस नहीं कटता, तो दोनों तरफ से आ जाएगा। 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट आपके NSE है क्या?
तो एनएसयू में टैक्सेबल हमने किया था ना 20,000 है क्या? 20,000 इंटू 12.30% कितना होता है? हाँ बेटा 2460 और रिसीव्ड कितना हुआ इसमें? 10,470। ये हमने लिखा था जब प्रश्न सॉल्व किया था तब। हो गए सारे पॉइंट। और वो एक जो है वो लेने ही नहीं है, सही है ना? इधर डबल लाइन कर दो, टोटल लगाओ यहाँ का कितना आता है, इस तरफ का भी टोटल लगा दो, दोनों तरफ का लगाओ टोटल। ये आपकी टोटल आ गई दोनों तरफ की, इसमें डबल लाइन लग जाएगी, इसका कोई उपयोग नहीं है। अब आप लिखिए लेस बैंक चार्ज, बैंक चार्ज @2% और 24,740 कितना होता है? 495 पॉइंट समथिंग नहीं है क्या? तो छिलने करते हैं। अच्छा तो 495 माइनस करना है। और एक आपके इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम वाइफ कितना था? 10,000 का लोन था, कितना परसेंट है? 13% से। कितने महीने के लिए? 7/12 कितना होता है? 7 758.3 छोड़ दो, ये दोनों घटाओ, टोटल आता है 15,872। ये आंसर आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, श्री राम एक निवासी व्यक्ति को 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के निम्नलिखित शुद्ध ब्याज प्राप्त हुए, रिसीव्ड है। ठीक है, तो जो दे रखा है वो सीधी इनकम ही दे रखी है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 9% बॉन्ड से ब्याज प्राप्त हुआ, तो इसको एग्जम्प्टेड लिखो। एग्जम्प्टेड यानी टैक्स फ्री, इस पे टैक्स नहीं लगता है। रिलायंस के ऋण पत्रों सूचित से ब्याज 9,000 रुपए, तो ये आपके क्या हो गया? टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये तो रिसीव्ड है, क्लियर? तो इसको इसमें क्या है कि टैक्स कटा हुआ है टीडीएस, तो इसमें वापस जोड़ना पड़ेगा, यानी ग्रॉस अप भी करना पड़ेगा। तो ग्रॉस अप भी लिख दो, ये टैक्सेबल है और ग्रॉस अप करना पड़ेगा। आर मतलब रिसीव्ड था, जो मैं हटा देता हूँ, वापस ग्रॉस अप करना है। उसके बाद में एशियन पेंट्स लिमिटेड के असूचित ऋण पत्रों पर प्राप्त ब्याज 9,000, तो ये भी टैक्सेबल होगा, ग्रॉस अप करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के 14% बॉन्ड्स पर ब्याज, तो ये भी आपके टैक्सेबल है, ग्रॉस अप नहीं करना है क्योंकि इस पे टीडीएस नहीं कटता है, एमटीएनएल है ना उसमें। सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज, ये भी आपके टैक्सेबल है, ग्रॉस अप नहीं करना है। सरकारी प्रतिभूति होते हैं ना राज्य सरकार या केंद्र सरकार की, तो उसको टीडीएस नहीं कटता है, और जिसपे टीडीएस नहीं कटता मतलब ग्रॉस अप नहीं करना है। उसके बाद में आपके आता है स्थानीय सत्ता द्वारा निर्मित ऋण पत्रों पर ब्याज, तो ये आपके टैक्सेबल है। कितना प्राप्त हुआ? 13,500, इससे जी लिखो, ग्रॉस अप करना पड़ेगा। फिर 7% पूंजी विनियोग बॉन्ड्स, ये आपके टैक्स फ्री हो गए, तो ये इसका कुछ नहीं करना। 10% राहत बॉन्ड, रिलीफ बॉन्ड, ये भी टैक्स फ्री है, ये इसका भी कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है क्वालिटी आइसक्रीम के ऋण पत्रों पर ब्याज असूचित 9,000, तो ये टैक्सेबल होगा, क्रॉस अप करना है। नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 9% बॉन्ड, ये टैक्स फ्री है, तो इसका कुछ नहीं करना है। नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन सेम है पर परसेंटेज 14 है, तो ये आपके टैक्सेबल हो जाएगा, क्रॉस अप नहीं करना है। ठीक है, क्रॉस अप नहीं करना है। नेक्स्ट है महानगर टेलीफोन लिमिटेड निगम 9%, ये भी टैक्स फ्री है, कुछ नहीं करना है।
सहकारी समिति से प्राप्त ब्याज टैक्सेबल है, क्रॉसअप नहीं करना है। तो क्रॉसअप के पॉइंट आपके पास मेरे हिसाब से 3 पॉइंट आते हैं, 4। अब आगे कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए श्री राम के अन्य साधनों से कर आय शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात की गई। यह मानते हुए बैंक द्वारा ब्याज की गई संग्रह राशि पर 3% कमीशन वसूल किया जाता है। तो वही इंटरेस्ट कलेक्शन चार्जेस 3% है। सभी प्राप्तियां 14/5/2020 के पूर्व प्राप्त हुई है। तो इस बार हर बार क्या होगा, 100/90 से करना है। ये सवाल इतना ही है। ये आपका वापस इंग्लिश में पूरा प्रश्न आ जाएगा। बिफोर, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। स्टार्ट करते हैं पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इसमें 2 कॉलम बनेंगे, एक रिसीव्ड और एक टैक्सेबल। रिसीव्ड में आपकी जो प्राप्त राशि है जिस पे बैंक चार्ज लगेगा वो आएगा, और टैक्सेबल जो कि क्रॉसअप करने के बाद में आती है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 आपके दे रखा है। इसमें केवल टैक्सेबल लिखेंगे, जो टैक्स फ्री है वो वर्किंग नोट लिख देंगे खाली। तो डिबेंचर ऑफ रिलायंस लिमिटेड, डिबेंचर ऑफ रिलायंस लिमिटेड, उससे आपके 9,000 रुपए प्राप्त हुए। तो रिसीव्ड में आप यहाँ पे लिखो 9,000, और क्रॉसअप करना है तो आपके लिखना है 9,000 इंटू 100/90, यहाँ पे 10,000 लिखना है। यानी 10,000 टैक्सेबल है, लेकिन मिला कितना था, 9,000 ही मिला था। नंबर 2 टैक्सेबल में डिबेंचर ऑफ एशियन पेंट्स। तो डिबेंचर ऑफ एशियन पेंट्स वो आपके रिसीव्ड, इसमें भी 9,000 है, जबकि क्रॉसअप करना पड़ेगा तो 9,000 इंटू 100/90 से होंगे, तो कितना हो जाएगा, 10,000। थर्ड पॉइंट, अगला कौन सा बच्चों, 14% MTNL है। तो लिखिए 14% MTNL। तो कितना हुआ, कितना दे रखा है, कितना, 17,900। तो दोनों तरफ 17,900 ही आएगा, क्योंकि यही टैक्सेबल होता है, इसमें क्रॉसअप नहीं करते हैं, ठीक है ना। सीधी इनकम है, ठीक है बेटा। चौथा पॉइंट, नेक्स्ट आपके अगला कौन से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितने रुपए ब्याज मिला इस पे, 13,518 दोनों तरफ, क्योंकि इसमें ना तो टीडीएस कटता है ना भी बार बार टैक्सेबल होता है, तो इसलिए आ गया। पांचवा पॉइंट, अगर किसी में टीडीएस नहीं कटता ना तो रिसीव्ड और टैक्सेबल दोनों सेम हो जाता है, बस इतना सा है। अगला क्या बच्चों, लोकल अथॉरिटी है क्या, डिबेंचर ऑफ लोकल अथॉरिटी कितना है, 13,500। इसको क्रॉसअप करना है, 13,500 इंटू 100/90 कितना होता है, 15,000। समझ में आता है कौन सा क्रॉसअप हो रहा है। उसके लिए आप किताब के रूल्स को जरूर देखेंगे, उसको हमने देखा हुआ है सारे कि कौन सा क्रॉसअप करना है, कब करना है। 6 पॉइंट, नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्वालिटी आइसक्रीम है ना। तो उसका कितना दे रखा है, इनकम कितनी, 9,000 दे रखी है क्या। तो रिसीव्ड में तो 9,000 हो गया, और इधर आप लिखेंगे 9,000 इंटू 100/90 कितना होता है, 10,000। नेक्स्ट 7वां पॉइंट, अगला कौन सा, ये 14% वाला हमने टैक्सेबल किया था। नेवली लिग्नाइट के 2 थे, 9% तो टैक्स फ्री हो गया, 14% टैक्सेबल किया है। अगला क्या बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या, 9% MTNL जो है वो तो एग्जम्प्टेड होता है। तो क्वालिटी आइसक्रीम के बाद में अब आप लिखो नेवली लिग्नाइट 14%, नेवली लिग्नाइट
कितना है इसकी इनकम? 13,425, दोनों तरफ यही आएगा क्योंकि ये इस पे भी टीडीएस नहीं कटता है। 8वां पॉइंट नेक्स्ट, अब क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब तो और तो कुछ नहीं है बीच में, एमटीएनएल टैक्स फ्री हो गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना मिला इससे? 15,000, दोनों तरफ लिखेंगे क्योंकि इस पे भी टीडीएस नहीं कटता है। ये सारे टैक्सेबल पॉइंट बच्चों हमने उठा लिए 9। 5 पॉइंट टैक्स फ्री हमने प्रश्न पढ़ते समय थे, वो सारे वर्किंग नोट में चले जाएंगे कि ये सारे टैक्स फ्री है। अब आप टोटल लगा सकते हैं यहाँ तक का, इस तरफ का टोटल 1,343 डबल लाइन, और इधर 1,04,843। अब इसमें से लिखेंगे लेस बैंक चार्जेस @3% ऑफ 1,03,43 का कितना होता है? 3,010 घटाने पर 1,01,833। ये आपका आंसर आता है। दिया हुआ बच्चों, इतना ही सवाल, ठीक है। और जो टैक्स फ्री थे ना, वो यहाँ पे वर्किंग नोट में लिख देना। वर्किंग नोट में सारे टैक्स फ्री आ जाएंगे कि ये टैक्स फ्री थे, उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये इतना ही सवाल है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12।